In March 2020, टोयोटा पाकिस्तान ने Corolla के दो मोस्ट सेलिंग वेरिएंट्स Corolla XLI एंड GLI को यारिस के साथ रिप्लेस कर दिया। सो इन दिस रिव्यू मैं आपके साथ टोयोटा की इस कॉम्पैक्ट सेडान यारिस के एक्सटीरियर एंड इंटीरियर की डिटेल्स एंड फीचर्स शेयर करूंगा। इन रिव्यू के सेकंड पार्ट में मैं गाड़ी की एक POV ड्राइव करूंगा एंड इस क्वेश्चन का आंसर करूंगा कि इज यारिस अ ट्रू रिप्लेसमेंट फॉर Corolla। हाउएवर मैं रिव्यू का स्टार्ट यारिस की एक शॉर्ट से हिस्ट्री से करूंगा। सो स्टार्टिंग विद द हिस्ट्री, फ्रॉम द पास्ट 20 ईयर्स टोयोटा ने यारिस की नेम प्लेट को यूज़ करते हुए ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंट गाड़ियों को यारिस के नाम से सेल किया। कुछ मार्केट्स में टोयोटा विट्स वॉज टोयोटा यारिस, कहीं पे टोयोटा बेल्टा वॉज टोयोटा यारिस एंड सेम हियर इन पाकिस्तान टोयोटा वेयोस को टोयोटा यारिस के नाम से लॉन्च किया। एंड इस सब नेमिंग के पीछे ये कंपनी की स्ट्रैटेजी है कि टोयोटा यारिस कंपैरेटिवली इज़ अ नोन नेम, जबकि टोयोटा वेयोस इज़ टोटली अ न्यू नेम फॉर पाकिस्तानीज़। टोयोटा 1993 से पाकिस्तान में लोकली मैन्युफैक्चर्ड Corolla को सेल कर रहा है। हाउएवर मार्च 2020 में टोयोटा ने Corolla के दो ट्रिम्स XLI एंड GLI को यारिस के 3 ट्रिम्स से रिप्लेस कर दिया, विच आर GLI, एटिव एंड एटिव X। और यारिस के जो बाकी 3 वेरिएंट्स हैं वो इसे के मैनुअल और CVT वेरिएंट्स को इंक्लूड करके हैं। इस पर्टिकुलर रिव्यू में जो मैं गाड़ी यूज़ कर रहा हूँ वो 1.3 एटिव CVT है। हाउएवर मैंने इस वीडियो में तीनों वेरिएंट्स GLI, एटिव एंड एटिव X की डिटेल्स एंड ईच एंड एवरी डिफरेंस शेयर किया एंड इसलिए आप कमेंट्स में टाइम स्टैम्प्स को क्लिक करके वीडियो के डिफरेंट पार्ट्स पे स्किप कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द परफॉर्मेंस, नाउ लेट्स सी व्हाट्स अंडर द हुड। सो यहाँ पर हमारे पास एक 1329cc इंजन है जो कि 98 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और फ्रंट व्हील्स को पावर करता है। एक बात याद रहे कि नॉर्मली 1.3 इंजन 1299cc होते हैं, सो इवन दो ये 30 हॉर्स पावर ज़्यादा है बट इस 30 हॉर्स पावर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। और वो इस तरह कि 1.3 यारिस भी उसी टैक्स ब्रैकेट में फॉल करती है जिसमें 1.5 यारिस करती है। और अगर गाड़ी अभी भी 1299cc होती तो उसका टैक्स लेस देन 1300cc वाला होना था। कमिंग बैक टू द परफॉर्मेंस एक ऐसी चीज़ है जो कि कंपैरिजन के बगैर समझ नहीं आती। सो फॉर दिस पर्पज़ मैं 4 चीज़ों को Altis 1.6 ऑटोमेटिक के साथ कंपेयर करूंगा, क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज इन दोनों गाड़ियों को कंपेयर करके एक डिफरेंस का पता चलता है कि Corolla का 1.6 इंजन यारिस के 1.3 इंजन से कितना बेहतर है। सो परफॉर्मेंस एंड एक्सेलरेशन को चेक करने के लिए मैं 4 चीज़ों को आपस में कंपेयर करूंगा। नंबर 1 गाड़ी की हॉर्स पावर, सेकेंडली वेट, थर्ड गाड़ी का बॉडी टू वेट रेशियो और फोर्थ गाड़ी की ट्रांसमिशन। गाड़ी की ट्रांसमिशन को देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसका पावर डिलीवरी में एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। सो फर्स्टली यारिस 1.3 98 हॉर्स पावर है, वेयरएज Corolla 1.6 120 हॉर्स पावर है। मूविंग ऑन टू द वेट्स, 1.6 Corolla 1275 kg है जबकि 1.3 यारिस 1135 kg है, विच मीन्स कि दोनों गाड़ियों के वेट्स में 140 kg का फ़र्क है। फॉर बॉडी टू वेट रेशियो हम सिंपली हॉर्स पावर को डिवाइड कर देंगे गाड़ी के वेट के साथ और इससे हमें पता चल जाएगा कि गाड़ी 1 kg को उठाने के लिए कितने हॉर्स पावर प्रोवाइड करती है। सो आफ्टर कैलकुलेशन 1.6 Corolla 1 kg को लिफ्ट करने के लिए 0.094 हॉर्स पावर प्रोवाइड करती है जबकि 1.3 यारिस 0.086 हॉर्स पावर प्रोवाइड करती है, विच मीन्स Corolla का बॉडी टू वेट रेशियो यारिस से बेहतर है। और अगर आपको इन फिगर्स को अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है तो आप इन फिगर्स को मल्टीप्लाई बाय 1000 कर सकते हैं और ये जो फिगर्स डिस्प्लेड हैं ये मल्टीप्लाई बाय 1000 के बाद हैं। पावर को डिलीवर करने में गियर बॉक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। Corolla 1.6 में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आती है जो कि यारिस के मुकाबले में आउटडेटेड है और यारिस की CVT ट्रांसमिशन गियर चेंज होने के इम्पैक्ट को ऑलमोस्ट ख़त्म कर देती है और फ्यूल एवरेज भी बेहतर होती है। सो इन सारी फिगर्स को अगर रियलिटी में चेक किया जाए तो दोनों गाड़ियों की 0 to 100 में 2 सेकंड का फ़र्क है जो कि इन रियल टाइम ड्राइवर साइड से एक बहुत मेजर डिफरेंस फील होता है। अंडर द हुड गाड़ी में 2 चीज़ें हैं जिसमें टोयोटा ने डिसअपॉइंट किया है और ये चीज़ें मैंने बिल्कुल टोयोटा से एक्सपेक्ट नहीं की थी। पहली चीज़ है इंसुलेशन। हुड में इंसुलेशन मिसिंग है और इसकी प्रेजेंटेशन बहुत बुरी है। ये इतनी बेसिक सी चीज़ है और इसको इग्नोर करके टोयोटा अपनी जो क्वालिटी वाली इमेज है इसको कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार है। इन माई ओपिनियन ये टोयोटा से टोटली अनएक्सपेक्टेड है। दूसरी गड़बड़ ये है कि स्टिल गाड़ी में मेंटेनेंस फ्री ड्राई बैटरी को यूज़ नहीं किया गया
ये अगेन टोयोटा पाकिस्तान की इग्नोरेंस है एंड इट्स हाई टाइम कि इन चीज़ों को सीरियस लिया जाए बिकॉज किया पिकांटो जो कि एक 1000 सीसी की हैचबैक है, इवन उसमें ड्राइव बैटरी इंस्टॉल्ड है। मूविंग ऑन टू द एक्सटीरियर, पहली चीज़ है गाड़ी की लुक्स। एज़ यू नो गाड़ी की लुक्स आर सब्जेक्टिव और कुछ लोगों को यारिस की लुक्स पसंद हैं और जिनको नहीं पसंद इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाउएवर पर्सनली मुझे गाड़ी की लुक फ्रॉम द बैक काफ़ी पसंद है। हाउएवर द ओवरऑल लुक इन माई ओपिनियन टोटली एवरेज है, बट स्टिल एट द सेम टाइम मेरे ख्याल से गाड़ी की लुक्स को काफ़ी बेहतर और कंपेटिटिव किया जा सकता है अगर टोयोटा 4 डिफरेंसेस गाड़ी में कर दे। और इन 4 में से 3 तो बहुत सिंपल डिमांड्स हैं जो कि इन द फर्स्ट प्लेस गाड़ी में होनी चाहिए थी। नंबर 1 चीज़ है टायर साइज़। गाड़ी में कंपनी फिटेड टायर का साइज़ बहुत छोटा है। अगर आपने किसी भी गाड़ी की एक्सटीरियर लुक को बिगाड़ना हो तो जो आप नंबर 1 काम कर सकते हैं वो यही है कि उस गाड़ी के टायर्स को बहुत छोटे टायर से रिप्लेस कर दें। और गाड़ी की एक्सटीरियर लुक जितनी भी अच्छी और अपीलिंग हो, बट अगर आप उस गाड़ी का टायर नहीं लगाएंगे तो उस गाड़ी में गड़बड़ महसूस होगी। एंड द सेम हैज़ हैपेंड विद टोयोटा यारिस। गाड़ी के टायर्स बिल्कुल भी गाड़ी के शेप को कॉम्प्लीमेंट नहीं करते। सेकंड मसला ये है कि टायर एंड बॉडी में गैप की वजह से गाड़ी की हाइट बहुत ज़्यादा महसूस होती है और गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस ज़रूरत से ज़्यादा हाई है। तीसरा मसला ये है कि गाड़ी में ना ही मड फ्लैप्स हैं और ना ही साइड स्कर्ट्स। एंड और जब गाड़ी को इतना ऊपर ज़मीन से किया है तो इट्स नेसेसरी कि साइड स्कर्ट्स और मड फ्लैप्स प्रेजेंट हों तो दैट गाड़ी कंप्लीट लगे। गाड़ी के एक्सटीरियर का जो फोर्थ इशू है वो मुझे टोयोटा पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी से बहुत सीरियस इशू है। मसला ये है कि मुझे लगता है कि टोयोटा ने इंटेंशनली गाड़ी के फ्रंट लुक पे कॉम्प्रोमाइज़ किया है और टोयोटा यारिस के फ्रंट को भी अपीलिंग कर सकते थे, बट टोयोटा ने यह जानकर किया है बिकॉज फिर करोला कौन लेगा। ये एक कंपनी की सोच अपनी प्रोडक्ट पे इनसिक्योरिटी शो करती है बिकॉज ये चीज़ एविडेंट है कि यारिस एक सब कॉम्पैक्ट सेगमेंट की गाड़ी है और करोला की कैटेगरी फ़र्क है और वो एक स्पेशियस गाड़ी है। सो इसलिए जो करोला का बायर है वो करोला ही लेगा। सो इसलिए जानकर यारिस की फ्रंट लुक पर कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं थी, बट मे बी टोयोटा फ्यूचर में किसी फेसलिफ्ट की फॉर्म में गाड़ी की एक्सटीरियर लुक को बेहतर कर दे। एक्सटीरियर की एक और चीज़ जो मुझे तंग करती है वो है बहुत सारे मोनोग्राम्स। यारिस पे इंतहाई ज़्यादा मोनोग्राम्स लगाए हैं और हमेशा जो प्रीमियम गाड़ियाँ होती हैं वो कभी भी इतने मोनोग्राम्स नहीं लगाती। यारिस पे 2 मोनोग्राम्स की तो बिल्कुल सेंस नहीं बनती। एक जब टोयोटा के लोगो गाड़ी पे है उसके बाद फिर से टोयोटा के टेक्स्ट की क्या ज़रूरत है, और दूसरा ये CVT के मोनोग्राम की। कमिंग टुवर्ड्स द साइड, गाड़ी में 15 इंच के रिम्स हैं और जो कंपनी फिटेड टायर्स हैं उनकी क्वालिटी और साइज इज़ नॉट ऑप्टिमम, बल्कि ड्राइव हाईली कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती है। फर्स्टली 70 से अबव की स्पीड्स पे स्लाइड टायर नॉइज आना शुरू हो जाती है एंड सेकेंडली टायर क्योंकि काफ़ी पतला है सो इन सम सिचुएशंस हाई स्पीड हैंडलिंग एक कॉन्फिडेंट फील नहीं देती। मूविंग ऑन, मैं गाड़ी की 2 और कॉम्प्रोमाइज़ को हाईलाइट करूँगा। पहली चीज़ है कि गाड़ी की जो फ्यूल हेड है वो स्टिल ओल्ड स्कूल है और वो अभी भी अंदर एक लेवर से खुलती है और ना कि गाड़ी के लॉक एंड अनलॉक सिस्टम के साथ। दूसरा इशू ये है कि अगर आप गलती से इंटीरियर की लाइट ऑन छोड़ देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ नहीं होती और ये बैटरी ड्रेन का खतरा होता है। ये इतना बेसिक फीचर है कि ये लाइट्स ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाएं और इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं बनता। यारिस वैसे तो एक सब कॉम्पैक्ट सेगमेंट की गाड़ी है, बट स्टिल ट्रंक कैपेसिटी में इट मैचेस विद करोला। ट्रंक में अगेन 2 चीज़ें हैं विच आर डिसअपॉइंटिंग। अगेन पहली चीज़ है क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ है विच वॉज अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम टोयोटा। ट्रंक में एक अजीब सा बहुत बुरी क्वालिटी का गत्ता एज अ बेस यूज़ किया गया है और उसकी प्रेजेंटेशन इज़ नॉट अप टू द मार्क। दूसरी कंप्लेन ये है कि ट्रंक में स्पेयर व्हील वाले एरिया में स्पेस की यूटिलाइजेशन बहुत निगलेक्टेड है एंड इवन किया पिकांटो में प्रॉपर यूटिलाइजेशन की गई है और उसमें स्टोरेज कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट हैं। गाड़ी का जो की फॉब है उसकी क्वालिटी इज़ नॉट अप टू द मार्क एंड अपार्ट फ्रॉम द मटीरियल इसका डिज़ाइन भी बहुत बेसिक्स है। मूविंग ऑन टू द इंटीरियर, जो चीज़ आप सबसे पहले फील करेंगे वो है सीट कंफर्ट एंड कुशनिंग एंड इन दिस डिपार्टमेंट गाड़ी आपको लेट डाउन नहीं करेगी एंड मैं टोयोटा को सीट कंफर्ट को मेंटेन करने पे अप्रिशिएट करता हूँ। हाउएवर कुछ लोगों को इंटीरियर में एंटर होने के बाद शॉक लग सकता है और वो इसलिए कि गाड़ी को कॉम्पैक्ट कर दिया। दिस इज़ समथिंग जो कि कुछ लोगों के लिए एक डील ब्रेकर है, जबकि मेरी जजमेंट ये है कि येस इन द स्टार्ट गाड़ी कंजस्टेड फील होती है बट विद टाइम एक पॉइंट आता है दैट यू डोंट फील इट और ये एक आदत की बात है एंड पर्सनली मुझे इससे कोई खास इशू नहीं है। हाउएवर ये एक ऐसी चीज़ है जो कि पर्सन टू पर्सन मैटर करती है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो गाड़ी की ड्राइविंग हाइट और पोजीशन है वो मोस्टली लोगों के लिए ठीक है, बट बिकॉज गाड़ी में सीट हाइट एडजस्टर मिसिंग है और सिर्फ टिल्ट स्टीयरिंग व्हील मौजूद है विच मीन्स स्टीयरिंग को ऊपर नीचे तो किया जा सकता है बट इनवर्ड और आउटवर्ड एडजस्टमेंट मिसिंग है। तो कुछ लोगों के लिए ड्राइविंग पोजीशन समवट प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। गाड़ी में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि रात के टाइम गाड़ी में नेक्स्ट टू गियर कप होल्डर के पास एक एम्बिएंट लाइट चलती है जो कि एक प्लीजिंग लुक देती है।
गाड़ी के इंटीरियर से मुझे मेनली 3 इश्यूज़ हैं जो कि गाड़ी के फील को इन्फीरियर बना देते हैं। नंबर 1 चीज़ है एसी कंट्रोल्स। सनलाइट में गाड़ी के एसी नॉब्स की प्रेजेंटेशन काफ़ी पुअर है एंड एक तो ये मसला है एंड इवन यूजेज में एसी नॉब्स कोई प्रीमियम फील नहीं देते और यूज़ करते हुए काफ़ी वॉबली फील होते हैं। बट वैसे इन टर्म्स ऑफ लुक एसी नॉब्स ठीक लगते हैं। दूसरी कंप्लेन ये है कि वन टच लेन असिस्ट एक बहुत बेसिक सा फीचर है और इवन सुजुकी कल्टस में भी आता है। इंटीरियर का तीसरा मसला गाड़ी के हैंड ब्रेक की लुक है। इवन एटिव 1.3 में भी हैंड ब्रेक पे कोई क्रोम यूज़ नहीं किया गया और हैंड ब्रेक की एक बहुत ही बेसिक सी लुक है। कमिंग बैक टू द पॉजिटिव साइड, गाड़ी में ब्लूटूथ से कॉलिंग के लिए जो माइक लगाया गया है वो बहुत इफेक्टिव है और इवन रेयर पैसेंजर्स भी उसके ज़रिए बात कर सकते हैं। और ये पाकिस्तान में बहुत कम ही हुआ है कि गाड़ी का जो माइक है वो कभी काम आ सका हो। एक और माइनर सी चीज़ ये है कि जो गाड़ी का ग्लव कंपार्टमेंट है उसमें एक सेपरेशन है, सो छोटे छोटे 2 कंपार्टमेंट्स हैं। मूविंग ऑन, गाड़ी का जो CVT गियर बॉक्स है वो समवट एक इंटेलिजेंट सिस्टम है और अगर आप स्लो स्पीड में गाड़ी को बड़े गियर पे शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे और अगर आप स्लो पे हुए तो गाड़ी गियर शिफ्ट नहीं करेगी। अब मैं आपके साथ 1.3 एटिव और 1.5 एटिव एक्स के डिफरेंसेस शेयर करूँगा। गाड़ी के एक्सटीरियर में 3 डिफरेंसेस हैं। फर्स्टली 1.5 एटिव एक्स में डे टाइम रनिंग लाइट्स DRLs आती हैं जिनका मेन पर्पस एज अ सेफ्टी फीचर होता है। बिकॉज फॉग में या फिर विजिबिलिटी इश्यूज़ में DRLs की वजह से गाड़ी को स्पॉट किया जा सकता है और इसीलिए बहुत से कंट्रीज़ में या ऑटो मैन्युफैक्चरर्स के लिए कंपल्सरी है कि वो गाड़ी में DRLs एज अ स्टैंडर्ड दें। सेकेंडली एटिव एक्स में क्रोम डोर हैंडल्स आते हैं और एक्सटीरियर का थर्ड और लास्ट डिफरेंस स्मार्ट एंट्री है। टॉकिंग अबाउट द इंटीरियर, गाड़ी में सबसे पहले जो आप अपग्रेड नोटिस करेंगे वो पुश स्टार्ट और डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल का है। नेक्स्ट डिफरेंस एंड्रॉयड स्क्रीन और स्टीयरिंग कंट्रोल का है। एंड्रॉयड स्क्रीन का साइज़ सब कॉम्पैक्ट गाड़ी के हिसाब से ही दिया गया है बट मे भी आपको फील हो कि काश इसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता। हाउएवर एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि आप अपने फ़ोन को इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ मिरर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और आईमेट का है। गाड़ी का आईमेट बहुत तरह की डिटेल्स शो करता है जिसमें इवन डिजिटल स्पीड, कौन सा स्पेसिफिक डोर ओपन है उसकी इंडिकेशन और मल्टीपल तरह की ड्राइविंग इन्फॉर्मेशन देता है। ये पास्ट आपके जो बेस्ट 3 फ्यूल एवरेज रैंकिंग्स होती हैं वो भी दिखाता है। सिमिलरली गाड़ी आपको सेटिस्फाइड भी रखती है कि आप गाड़ी से एक अच्छी फ्यूल एवरेज अचीव कर रहे हैं। नेक्स्ट गाड़ी का एक बहुत ही खास डिफरेंस है और उस पर मैं टोयोटा पाकिस्तान का हाईली अप्रिशिएट करता हूँ। गाड़ी की विंडशील्ड अकूस्टिक है जिसकी वजह से गाड़ी में बाहर की नॉइज़ बहुत कंट्रोल्ड है और गाड़ी के कैबिन में काफ़ी पीसफुल फीलिंग होती है। नेक्स्ट और लास्ट डिफरेंस ड्राइविंग मोड्स का है। एटिव एक्स में 3 ड्राइविंग मोड्स आते हैं, नॉर्मल, इकोनॉमी एंड स्पोर्ट्स, जो कि मेरे ख्याल से समवट इफेक्टिव हैं। तो एक्सटीरियर एंड इंटीरियर को मिलाकर यारिस एटिव 1.3 और एटिव 1.5 एक्स में टोटल ये 10 डिफरेंसेस हैं। अब मैं आपके साथ यारिस के कुछ कॉम्प्रोमाइज़ शेयर करूंगा। फर्स्टली गाड़ी के बैक पे रिफ्लेक्टर्स एंड LEDs दोनों की स्पेस एंड ऑप्शन प्रेजेंट है पर टोयोटा ने LEDs को एक्सक्लूड कर दिया। सेकेंडली इंटीरियर में दरवाजे और डैशबोर्ड में एक काफ़ी ह्यूज गैप है जो कि बिल्कुल भी प्लीजेंट लुक नहीं देता। मूविंग ऑन टू द रेयर रूम, मुझे गाड़ी की सीट कंफर्ट अप टू द मार्क लगती है। हाउएवर ऑल्दो गाड़ी का रेयर बेड फ्लैट है बट मिडिल पैसेंजर की पोजीशन रेज्ड है एंड सो गाड़ी में 4 एडल्ट से कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकते हैं, खास तौर पे आर्म रेस्ट की अजीब सी पोजीशन की वजह से। इसके अलावा एक और कॉम्प्रोमाइज़ जो कि लगता है कि वो भी जानकर किया गया है, वो सेंटर आर्म रेस्ट की है। गाड़ी में सेंटर आर्म रेस्ट मिसिंग है और ये गेन इसलिए लगता है बिकॉज टोयोटा को और कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा था करोला और इसमें। मतलब बहुत स्ट्रेंज थॉट है कि टोयोटा को लगता है कि वो अपनी ही गाड़ी से कंपटीशन में आ जाएंगे। रेयर रूम का एक और इशू ये है कि जो गाड़ी का हेड रूम है वो एम्पल नहीं है, खास तौर पे उनके लिए जिनकी हाइट अराउंड 5'10" से ज़्यादा है एंड कुछ सिचुएशंस में उनका सर बम्प होता है। हाउएवर रेयर पैसेंजर्स के लिए लेग रूम ठीक है, ऑल्दो कोई बहुत बेहतर नहीं है बट ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं है। अब मैं रिव्यू का सेकेंड पार्ट पर शिफ्ट करते हुए आपके साथ एज एन ऑनर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा और इस क्वेश्चन का आंसर करूँगा, इज़ यारिस अ ट्रू रिप्लेसमेंट फॉर करोला? सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन का आंसर करूंगा क्यों टोयोटा ने ये स्टेप लिया एंड इज़ यारिस अ ट्रू रिप्लेसमेंट फॉर करोला। नंबर 1 रीज़न ये है कि लोगों के रिस्पांस की वजह से टोयोटा ने हमेशा ये फील किया है कि लोग करोला को अक्सर होंडा सिटी के साथ कंपेयर कर देते हैं, जबकि सिटी एक कॉम्पैक्ट सेगमेंट की गाड़ी है और करोला की कैटेगरी फ़र्क है और इंटरनेशनली वो होंडा एलांट्रा और होंडा सिविक के साथ कम्पीट करती है, ना कि होंडा सिटी के साथ। और इसी वजह से अब पाकिस्तान में सिर्फ करोला अल्टिस 1.6, अल्टिस 1.8 और अल्टिस 1.8 ग्रैंडे आती हैं, सो दैट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स लोग इसको मिक्स ना करें और यारिस को सिटी से कंपेयर करें और करोला को सिविक से। यारिस के लॉन्च होने के बाद ये टोयोटा की स्ट्रैटेजी थी कि करोला का फेसलिफ्ट किया जाए, देयरफॉर अल्टिस के साथ एक्स की बैजिंग ऐड की गई है और माइनर चेंजेस किए हैं।
सो दैट समहाउ एक्सटीरियर से गाड़ी की इमेज को बेहतर किया जाए और अब लोग सिविक को करोला से एप्रीहेंशन वाइज एक स्टेप ऊपर ना रखें। मूविंग ऑन, ये टोयोटा का एक बहुत बोल्ड स्टेप है कि करोला की अपनी लीग में इमेज बेहतर करने के लिए एक कॉम्पैक्ट गाड़ी से रिप्लेस कर दी है जिसकी शेप और ओवरऑल डिज़ाइन करोला के मुकाबले का नहीं है और इसके साथ साथ करोला की सीटिंग कैपेसिटी 5 बंदों की है जबकि यारिस में 5वां एडल्ट बिल्कुल नहीं बैठ सकता। सो देखने में ऐसे लगता है कि करोला को डिसकंटिन्यू करके यारिस को इंट्रोड्यूस करने की सेंस नहीं बनती, बट इस सब को कॉम्पनसेट करने के लिए टोयोटा ने यारिस को काफ़ी हद तक कैपेबल बनाया है और यही वजह है कि रोड्स पे हर दूसरी या तीसरी गाड़ी टोयोटा यारिस नज़र आती है। यारिस में जो इम्प्रूवमेंट्स हैं उसमें पहली और मेजर चीज़ गाड़ी के टेक्नोलॉजी एंड गियर बॉक्स है। करोला XLI एंड GLI के ऑटोमेटिक वेरिएंट्स अंडर पावर्ड गाड़ियाँ थी जबकि यारिस 1.3 CVT में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और गाड़ी की एक्सेलरेशन और परफॉर्मेंस में एक मेजर इंप्रूवमेंट है। ऑल्दो गाड़ी बिल्कुल भी अंडर पावर्ड नहीं है बट स्टिल आप गाड़ी से बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं एक्सपेक्ट कर सकते क्योंकि गाड़ी की इनिशियल परफॉर्मेंस या फिर जो इनिशियल रिस्पांस है वो अभी भी कोई खास सेटिस्फाइंग नहीं है। बट अगेन अगर गाड़ी से ज़्यादा आउटपुट लेने की कोशिश करें और गाड़ी की मैनुअल शिफ्टिंग करें या फिर मैनुअल शिफ्टिंग में डाउन शिफ्ट करें तो फिर 1.3 इंजन के हिसाब से गाड़ी का थ्रॉटल रिस्पांस इंप्रेसिव है। सो टू सम अप, गाड़ी का इनिशियल पिकअप एवरेज है बट जिस तरह आप गाड़ी से ज़्यादा आउटपुट लेने की कोशिश करेंगे तो गाड़ी आपको थोड़ा सा हैरान ज़रूर करेगी, स्पेशली अगर आप पिछली करोला XLI या GLI ऑटोमेटिक से यारिस पर स्विच करते हैं। यारिस में जो नेक्स्ट अपग्रेड है वो CVT गियर बॉक्स का है। पिछली करोला XLI एंड GLI में पुराने ज़माने की ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आती थी जिसकी गियर शिफ्टिंग स्मूथ नहीं थी और शिफ्टिंग के दौरान एक जर्क महसूस होता था, मगर यारिस में CVT गियर बॉक्स की वजह से शिफ्टिंग बहुत स्मूथ है। सेकेंडली CVT की वजह से गाड़ी की फ्यूल एवरेज काफ़ी बेहतर है जबकि पिछली ऑटोमेटिक GLI और XLI की फ्यूल एवरेज तो किसी ट्रक से कंपेरेबल थी। बट विद यारिस दोनों 1.3 और 1.5 इंजन की फ्यूल एवरेज बिटवीन 12 to 16 किलोमीटर पर लीटर है डिपेंडिंग ऑन द ड्राइविंग स्टाइल एंड कंडीशंस एंड नॉर्मली आपको 13 से 14 की एवरेज ज़रूर मिलेगी। सो यारिस की इंजन परफॉर्मेंस बेहतर होने की एक और वजह गाड़ी का वेट है। यारिस का वेट 1135 kg है जबकि करोला का 1275 kg है। सो इन दोनों गाड़ियों के वेट्स में 140 kg का फ़र्क है जिसकी वजह से यारिस की फ्यूल एवरेज भी बेहतर है और एक्सेलरेशन भी। सो दिस मीन्स कि बेहतर टेक्नोलॉजी और कम बॉडी वेट करोला XLI और GLI को डिसकंटिन्यू करने की एक बहुत बड़ी वजह थी। मूविंग ऑन, क्योंकि यारिस कॉम्पैक्ट है करोला से इसलिए गाड़ी की AC परफॉर्मेंस बेहतर है। वैसे भी गाड़ी की AC परफॉर्मेंस अच्छी है और क्योंकि गाड़ी का इंटीरियर रूम छोटा है तो फुल गर्मी में भी यारिस का AC हाईली इफेक्टिव है। सिमिलरली गाड़ी का टर्निंग रेडियस बहुत अच्छा है और सिटी ड्राइविंग में यारिस को मैन्यूवर करना करोला के मुकाबले में खासा आसान है। इन सब अपग्रेड्स के अलावा यारिस में कुछ एडवांस फीचर्स हैं जो XLI एंड GLI में मिसिंग थे, जिसमें मेन चीज़ें हिल स्टार्ट कंट्रोल और ट्रैक्शन कंट्रोल है। ये दोनों चीज़ें यारिस के तमाम वेरिएंट्स में प्रेजेंट हैं। सो हिल स्टार्ट असिस्ट का फ़ायदा ये है कि अगर आप कोई चढ़ाई चढ़ रहे हैं और आपकी गाड़ी का मोमेंटम लूज़ हो गया तो आपको हैंड ब्रेक की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ब्रेक पेडल को एक दफ़ा छोड़ के फिर प्रेस करेंगे तो गाड़ी आपको चंद सेकंड्स का टाइम देगी जिसके दरमियान आप रेस पेडल प्रेस करके गाड़ी को वापस फ्लो में ला सकते हैं। इसके साथ साथ गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल मौजूद है। ऑल्दो द कंपनी फिटेड टायर्स की क्वालिटी एंड टायर साइज ऑप्टिमल नहीं है बट स्टिल ट्रैक्शन की वजह से टिल 50 की स्पीड गाड़ी की रोड ट्रिप कुछ हद तक इम्प्रूव्ड है और अगर टायर्स चेंज कर लिए जाएं तो फिर डिसेंट रोड ट्रिप अचीव की जा सकती है। एंड सो इन माई ओपिनियन पिछली करोला से बेहतर है और अपनी कैटेगरी और प्राइस के हिसाब से भी ठीक है बट स्टिल मेरे और बहुत से लोगों के स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है और उसकी वजह यह है कि गाड़ी की हाई स्पीड हैंडलिंग अभी भी एक कॉन्फिडेंट फील नहीं देती और अगर 60 से अबव पे थोड़ा ज़्यादा शार्प टर्न हो तो गाड़ी अच्छा रिस्पांस नहीं देती और उसकी एक वजह गाड़ी की एक्सट्रीमली हाई ग्राउंड क्लियरेंस भी है। गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस इंतहाई ज़्यादा है और अर्बन एरियाज़ में इसकी कोई सेंस नहीं बनती। XLI एंड GLI के मुकाबले में यारिस में जो नेक्स्ट इंप्रूवमेंट है वो स्टीयरिंग कंट्रोल्स की है। यारिस के 3 में से 2 ट्रिम लेवल्स एटिव और एटिव एक्स में स्टीयरिंग कंट्रोल्स आते हैं और जो बेस वेरिएंट है यारिस GLI उसमें स्टीयरिंग कंट्रोल्स नहीं आते। अदर देन दिस रेयर रूम में यारिस के तीनों वेरिएंट्स में चार्जिंग पोर्ट्स प्रेजेंट हैं। यारिस का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी इम्प्रूव्ड है, खास तौर पे एटिव एक्स का। नेक्स्ट चीज़ है गाड़ी की वेट नॉइज़ और इसमें टोयोटा को अप्रिशिएट करना चाहिए कि गाड़ी की जो साउंड प्रूफिंग है उसको काफ़ी बेहतर कर दिया, जबकि द ग्रेट होंडा एटलस ने इवन सिविक के साउंड प्रूफिंग को सीरियस नहीं लिया। इसके साथ साथ यारिस एटिव एक्स में अकूस्टिक विंडशील्ड आती है जो कि फर्दर इंजन और विंड नॉइज़ को रिड्यूस कर देती है। हाउएवर जो एटिव है उसमें फील होता है कि विंड नॉइज़ तो कंट्रोल्ड है
बट कैबिन के अंदर इंजन नॉइज़ उतनी कंट्रोल नहीं है एंड देयर इज़ अ स्पेस फॉर इम्प्रूवमेंट। मूविंग ऑन, लास्ट चीज़ जो यारिस की पिछली Corolla XLI और GLI से बेहतर है वो है डैशबोर्ड डिज़ाइन और इंटीरियर व्यू। पिछली XLI और GLI का बहुत ऑर्डिनरी सा डैशबोर्ड डिज़ाइन और इंटीरियर फील थी जो कि यारिस में टू अ ग्रेट एक्सटेंट बेहतर है। सो ये टोटल 14 चीज़ें थी जो कि डिसकंटिन्यूड XLI एंड GLI से यारिस में बेहतर थी। बट क्वेश्चन ये है कि इज यारिस अ ट्रू रिप्लेसमेंट फॉर Corolla? सो मैं उन चीज़ों पे फोकस करूँगा जो उन गाड़ियों की बेहतर थी और वो यारिस में डाउनग्रेड है। सो यारिस का पहला डाउनग्रेड है गाड़ी के इंटीरियर के मटेरियल्स, मेनली डैशबोर्ड। Corolla के डैशबोर्ड मटेरियल्स कुछ हद तक सॉफ्ट थे जबकि यारिस में टोटली हार्ड प्लास्टिक है। एक तो इंटीरियर में कोई सॉफ्ट टच मटेरियल नहीं है और ऊपर से धूप के टाइम इस इंफोटेनमेंट सिस्टम की प्रेजेंटेशन बहुत पुअर है। इसके कंट्रोल्स हार्डली विजिबल होते हैं और सनलाइट की वजह से कॉन्स्टेंटली कोई ग्लेयर या रिफ्लेक्शन बहुत तंग करती हैं और बिल्कुल भी कोई प्लीजेंट लुक नहीं देती। सिमिलरली गाड़ी के इंटीरियर में एक प्रेजेंटेशन इशू गाड़ी की हैंड ब्रेक है। एटिव एक्स में तो हैंड ब्रेक पे क्रोम यूज़ किया गया है बट GLI और एटिव में बिल्कुल प्रीमियम फील नहीं आती और इसी तरह जो मैनुअल वेरिएंट्स हैं उनके गियर लेवर भी बहुत बेसिक और आउटडेटेड फील देते हैं। ऑल्दो अगर ये चीज़ें प्रीवियस XLI और GLI से डाउनग्रेड नहीं है मगर अपग्रेड भी नहीं है। यारिस का नेक्स्ट डाउनग्रेड गाड़ी की सीटिंग कैपेसिटी और इंटीरियर रूम है। गाड़ी का कैबिन Corolla से छोटा है और जब आप फर्स्ट टाइम गाड़ी में बैठेंगे तो आपको फील होगा कि गाड़ी को कॉम्पैक्ट कर दिया है जिसकी वजह से जो एक मेजर कॉम्प्रोमाइज़ है वो गाड़ी का सेंटर कंसोल है। इन माय ओपिनियन ये यारिस का एक सबसे बड़ा डाउनग्रेड है और सेंटर कंसोल के कॉम्पैक्ट होने की वजह से आगे 4 और इश्यूज़ हैं। नंबर 1, एट अ टाइम या तो ड्राइवर इस पर रेस्ट कर सकता है या फिर पैसेंजर। सेकेंडली, इसका साइज़ इतना छोटा है कि शायद ही इसमें कोई चीज़ स्टोर की जा सके। थर्ड इशू ये है कि इसकी पोजीशन ड्राइवर फ्रेंडली नहीं है और अगर वो इससे स्पोर्ट लेना चाहे तो उसका ड्राइविंग पोस्चर ख़राब हो जाता है क्योंकि ये एडजस्टेबल नहीं है। सो दिस मीन्स ड्राइवर कंफर्ट पॉइंट ऑफ व्यू में Corolla XLI और GLI इस डिपार्टमेंट में बेहतर थी। सेंटर कंसोल का चौथा मसला ये है कि रेयर पैसेंजर्स स्पेशली मिडिल पैसेंजर को इसकी अजीब सी पोजीशन की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और ये भी एक वजह है कि क्यों रेयर रूम की सेंटर सीट एडल्ट्स के लिए नहीं है और ये एक डिज़ाइन फ्लॉ लगता है या फिर ऐसे फील होता है कि टोयोटा ने जानकर किया है कि उन्हें लग रहा था कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो यारिस इतनी अच्छी गाड़ी बन जाएगी कि फिर Corolla कौन लेगा। सो मे बी इस डर की वजह से टोयोटा ने ये कारनामा किया और ये इसलिए भी लगता है क्योंकि गाड़ी का रेयर बेड फ्लैट है तो वाकई टोयोटा को ये डर था कि कहीं पांचवा बंदा गाड़ी में ना बैठ जाए। यारिस का जो नेक्स्ट कॉम्प्रोमाइज़ है वो थोड़ा ख़तरनाक कॉम्प्रोमाइज़ है या फिर अगेन डिज़ाइन में कमी है। प्रॉब्लम ये है कि गाड़ी के साइड मिरर्स का साइज़ ऑप्टिमल नहीं है और अक्सर केसेस में ये ब्लाइंड स्पॉट्स बन जाते हैं। सो आपको इन्हें एक्स्ट्रा केयरफुल रहकर एक टेक्निक के साथ सेट करना पड़ता है सो दैट ब्लाइंड स्पॉट से बचा जा सके या फिर मे बी टोयोटा ने इसीलिए किया है कि हमें साइड मिरर्स को सेट करने की रियल टेक्निक आ जाए। सो इन सब चीज़ों में पुरानी XLI और GLI यारिस से बेहतर है। रेयर रूम कंफर्ट में भी वही बेहतर थी क्योंकि यारिस में बहुत लेग रूम और हेड रूम उनसे कम है। यारिस में इवन सेंटर आर्मरेस्ट भी मिसिंग है बट स्टिल लेग रूम कैटेगरी वाइज ठीक है बट ऑब्वियसली Corolla से कम है। लास्ट चीज़ है ग्राउंड क्लियरेंस। वैसे तो दोनों गाड़ी में ग्राउंड क्लियरेंस का मसला नहीं है बट यारिस के केस में गाड़ी की बॉडी और टायर्स में गैप इंतहाई ज़्यादा है। अब इसकी वजह से गाड़ी में मसले फील होते हैं। सबसे पहले तो ऐसे लगता है जैसे गाड़ी के डिज़ाइन में कोई गड़बड़ है, खास तौर पे गाड़ी के साइड से कोई अजीब सी समटाइम्स लुक आती है। एंड अगेन एक तो ये मसला है, ऊपर से टायर्स बहुत छोटे साइज़ के लगे हैं। सो आई वुड रिकमेंड कि गाड़ी में मिनिमम 195/65/R15 का टायर यूज़ किया जाए। सो एक इशू तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट लुक का है और एक और मसला ये है कि स्पीड ब्रेकर्स पे गाड़ी को एक्स्ट्रा स्लो स्पीड पे गुजारना पड़ता है क्योंकि बॉडी टायर से बहुत ऊंची है और अगर थोड़ी सी भी तेज़ स्पीड से गुजारें तो स्पीड ब्रेकर से गुजारते हुए ऐसा लगता है जैसे गाड़ी बाकायदा नीचे ड्रॉप हुई है। सो इसका हल ये है कि अगर गाड़ी स्पीड ब्रेकर से उतर रही हो या फिर रोड पे किसी बम्प या फिर रोड का टेरेन एक झटके के साथ नीचे उतर रहा हो तो गाड़ी बहुत स्लो गुजारी जाए वरना गाड़ी एकदम ड्रॉप होती है और शॉक्स जो है को अब्जॉर्ब नहीं कर पाते। सो ये जो गाड़ी झटके के बाद फ़ौरन ड्रॉप करती है ये मसला पिछली XLI और GLI में नहीं था। हाउएवर इस मसले को सस्पेंशन के साथ मिक्स नहीं किया जा सकता। गाड़ी की सस्पेंशन एज ऑलवेज टोयोटा स्टाइल बहुत सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल है और गाड़ी की राइड भी बहुत कंफर्टेबल फील होती है क्योंकि ये बम्प्स के इम्पैक्ट को काफ़ी हद तक अब्जॉर्ब करती हैं और जो मैंने पहले इशू हाईलाइट किया था जो कि बॉडी और टायर के दरमियान एक्सट्रीमली ज़्यादा गैप की वजह से है वो इशू बस तब फील होता है जब कोई एक प्रॉपर बड़ा बम्प हो या फिर आपकी गाड़ी स्पीड ब्रेकर पे एक्स्ट्रा स्लो ना हो। अदरवाइज नॉर्मली गाड़ी के सस्पेंशन छोटे बम्प्स और अनइवन रोड्स पे बहुत स्मूथ है। सो टू सम अप यारिस में ये सब डाउनग्रेड्स थे कंपेयर टू द प्रीवियस XLI एंड GLI। सो अगर अब मैं आंसर को सम अप करूँ तो पहली रीज़न है द स्टेप ऑफ टोयोटा टू अपलिफ्ट द इमेज ऑफ Corolla एंड इट्स फेसलिफ्ट। सेकंड रीज़न है द एडिशनल फीचर्स एंड इम्प्रूव टेक्नोलॉजी ऑफ यारिस। थर्ड रीज़न है कि यारिस के कॉम्पैक्ट होने की वजह से कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान।
टू कंक्लूड, यारिस इज़ अ ट्रू रिप्लेसमेंट फॉर दोज जिन्हें गाड़ी के कॉम्पैक्ट होने और गाड़ी की शेप से कोई मसला नहीं है, वेयर एज बाकियों के लिए यारिस एक कॉम्प्रोमाइज़ है और उन्हें करोला ही याद आएगी। सो कॉन्टिन्यूइंग टू द POV, क्योंकि ये एक ओनर्स रिव्यू है, सो इंस्टेड ऑफ शेयरिंग द फीचर्स एंड ऑप्शंस मैं गाड़ी के प्रैक्टिकलिटी की बात करूंगा, विच इंक्लूड्स ड्राइव क्वालिटी, सस्पेंशन, हैंडलिंग, स्टेबिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट्स, सेफ्टी फीचर्स एंड द ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ कीपिंग द कार। सो स्टार्टिंग विद द ड्राइव क्वालिटी, गाड़ी की सीटिंग कंफर्ट करोला से कंपेरेबल है और अपनी प्राइस और कैटेगरी के हिसाब से अच्छी है। यारिस के तीनों वेरिएंट्स में फैब्रिक सीट्स आती हैं जिनकी कुशनिंग काफ़ी अच्छी और सॉफ्ट है। सो कंफर्ट वाइज सेंटर कंसोल की पोजीशन के अलावा गाड़ी की ड्राइव क्वालिटी अच्छी है और इसकी एक मेन वजह कंट्रोल्ड विंड नॉइज़ है। इसके साथ साथ गाड़ी की जो ड्राइविंग पोजीशन है वो भी ऊंची है, जो कि कुछ लोगों की नज़र में एक ड्रॉबैक है, ख़ास तौर पे इसलिए कि यारिस में कोई ड्राइविंग सीट हाइट एडजस्टर नहीं है। सो जिन्हें ड्राइविंग सीट नीचे पसंद है उन्हें यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। गाड़ी में ड्राइवर्स के लिए एक और बैड न्यूज़ ये है कि गाड़ी में फुट रेस्ट प्रेजेंट नहीं है। सो अगेन ये भी एक कॉम्प्रोमाइज़ है और यहाँ पर भी इससे यूज टू होना पड़ता है। मूविंग ऑन, गाड़ी की ड्राइव क्वालिटी में जो एक चीज़ लैक करती है वो है स्टीयरिंग रिस्पांस और शार्प हैंडलिंग। क्योंकि गाड़ी की सस्पेंशन बहुत सॉफ्ट और अब्जॉर्बिंग है, तो इस सस्पेंशन का नुकसान ये होता है कि गाड़ी की जो हैंडलिंग है वो इतनी शार्प और प्लीजिंग नहीं होती और एक ऐसी चीज़ है जो कंपैरिजन के बगैर फील नहीं की जा सकती। अगर मैं ड्राइवर्स विजिबिलिटी की बात करूं तो इस एरिया में टोयोटा ने कोई इंप्रूवमेंट नहीं की, वो एवरेज है और ये पिलर्स इन सम सिचुएशंस ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट करते हैं। रियर की विजिबिलिटी भी एवरेज है और अगर हेड रेस्ट सुपर हो तो फिर और भी इशू है। ड्राइव क्वालिटी में नेक्स्ट रोल सेफ्टी फीचर्स का है, जिसमें पहली चीज़ है ब्रेकिंग परफॉर्मेंस। तो गाड़ी की ब्रेक परफॉर्मेंस बहुत इंप्रेसिव है और एल्टिस 1.8 ग्रैंडे के मुकाबले की है और इस कैटेगरी में ये ब्रेक डेफिनेटली यारिस के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। सिमिलरली ब्रेक्स ABS प्लस EBD हैं और साथ में ब्रेक असिस्ट का फीचर भी आता है। EBD ब्रेक्स का फ़ायदा ये होता है कि अरे बामन इसको बांध के रख यार, चलानी नहीं आती गाड़ी में। ब्रेक असिस्ट का फ़ायदा ये होता है कि ये डिटेक्ट करता है कि क्या इस सिचुएशन में गाड़ी को हार्ड ब्रेकिंग की ज़रूरत है या फिर नहीं, और अगर ज़रूरत हो तो थोड़ी सी ब्रेक अप्लाई करने पर गाड़ी हार्ड ब्रेकिंग करती है। सो ये भी एक तरह का सेफ्टी फीचर है। सेफ्टी फीचर्स में जो नेक्स्ट चीज़ है वो है ट्रैक्शन कंट्रोल, जो कि यारिस के तमाम वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड है। सो यहाँ पे एक बात कंसिडर करने की है कि नॉर्मली जो लोगों को टोयोटा से कंप्लेन होती है वो ये होती है कि इसकी अपनी कैटेगरी में ब्रेकिंग, स्टेबिलिटी एंड हैंडलिंग इतनी अच्छी नहीं होती, जबकि यारिस में इन तीन में से दो चीज़ें ब्रेकिंग और स्टेबिलिटी को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर दी है। एंड सो टोयोटा को इस पर अप्रिशिएट करना चाहिए, ऑल्दो ये इम्प्रूवमेंट बहुत सालों के बाद की है बट एटलीस्ट कर दी है। रेस्ट ऑफ द सेफ्टी फीचर्स में 2 एयरबैग्स, इमोबिलाइजर, आइसोफिक्स चाइल्ड सेफ्टी सीट के एंकर्स और फ्यूल ऑटो कट की प्रेजेंस है। फ्यूल ऑटो कट का पर्पज़ ये है कि अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो गाड़ी ऑटोमेटिकली फ्यूल सप्लाई को कट कर देगी, जिसकी वजह से फ्यूल रोड पर स्पिल नहीं होगा और आग लगने का खतरा कम हो जाएगा। मूविंग ऑन, अब मैं गाड़ी की कुछ नेगेटिव चीज़ों को हाईलाइट करूंगा। फर्स्टली, गाड़ी के डोर्स में सॉफ्ट टच मटेरियल की जगह है बट वो मिसिंग है। सेकेंडली, ड्राइवर के लिए सीट हाइट एडजस्टमेंट इवन की पिकांटो में आती है बट यारिस के किसी वेरिएंट में नहीं आती, जबकि इस बेसिक फीचर को स्टैंडर्ड होना चाहिए। थर्ड चीज़ ये है कि इन माय ओपिनियन रिवर्स कैमरा और एक प्रॉपर इंफोटेनमेंट सिस्टम को 1.3 एटिव के अंदर भी होना चाहिए था, बिकॉज रिवर्स कैमरा अब एक बेसिक नीड बन गया। अगर मैं करोला और यारिस की डायमेंशंस को कंपेयर करूं तो करोला की लेंथ 195 mm ज़्यादा है, जबकि विड्थ में करोला 45 mm ज़्यादा है, वेयरएज जो हाइट है वो दोनों गाड़ियों की सेम है। अगर मैं गाड़ी के मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट्स की बात करूं तो गाड़ी को अभी लॉन्च हुए हुए ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया और अभी तक गाड़ी में कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट नहीं आया। हाउएवर, एक बेसिक चीज़ जो कि मिसिंग है वो ड्राइवर कंट्रोल्स में लाइट की प्रेजेंस है। वैसे तो लाइट मौजूद है ड्राइवर कंट्रोल्स में बट लॉक एंड अनलॉक बटन में प्रेजेंट नहीं है और रात के टाइम ये चीज़ समटाइम्स तंग करती है। यारिस GLI और यारिस एटिव 1.3 में टोटल 10 चेंजेस हैं। नंबर 1, GLI में ये अलॉयज नहीं आते। सेकंड, ये कि गाड़ी के फ्रंट में कोई क्रोम नहीं यूज़ किया गया। तीसरी चीज़, इंटीरियर में सिल्वर ट्रिम्स का यूज़ है जो कि GLI में मिसिंग है। चौथी चीज़ ये है कि GLI का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एटिव से भी बेसिक है। और पांचवी चीज़ है फॉग लाइट्स, और पता नहीं इस बेसिक फीचर पे क्यों कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस सिल्वर ट्रिम्स का है जो कि AC नॉब्स में यूज़ किए गए हैं। सेवन्थ चीज़ ये है कि 1.3 एटिव में इंटीरियर डोर हैंडल्स सिल्वर पेंटेड आते हैं। एट्थ चीज़ है स्टीयरिंग कंट्रोल्स जो कि GLI में नहीं आते। नाइन्थ चीज़ है स्पीकर्स। वैसे तो दोनों गाड़ियों पे स्पीकर्स की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है बट एटिव में 4 आते हैं जबकि GLI में 2, और जो तीसरा वेरिएंट है एटिव X उसमें 4 स्पीकर्स के साथ 2 एडिशनल ट्विटर्स भी आते हैं। GLI और एटिव का 10th और लास्ट डिफरेंस ये है कि एटिव में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर एक इको की लाइट चलती है अगर गाड़ी का फ्यूल कम यूज़ हो रहा हो, जबकि GLI में वो लाइट नहीं चलती। वेयरएज जो असल इकॉनमी मोड है और जो 3 ड्राइविंग मोड्स हैं वो सिर्फ एटिव X 1.5 में आते हैं।
सो अगर अब मैं रिव्यू को कंक्लूड करूं तो मैं यारिस उन लोगों को रिकमेंड करूंगा जिन्हें एक ब्रांड न्यू गाड़ी चाहिए जिसमें सारे नेसेसरी फीचर्स हों, जिसकी फ्यूल एवरेज अच्छी हो और एक रिलायबल गाड़ी हो। बस एक बात याद रहे कि गाड़ी में 5 बंदे फिट नहीं किए जा सकते और गाड़ी क्योंकि कॉम्पैक्ट है सो उसकी वजह से कुछ डाउनग्रेड्स भी हैं। हाउएवर अगर मेरे पास इस बजट में चॉइस हो और अगर ब्रांड न्यू गाड़ी मेरी ज़रूरत ना हो तो फिर मैं डेफिनेटली सिविक 9 जनरेशन या फिर प्री फेसलिफ्ट ग्रैंडे को लेना पसंद करूंगा। अदरवाइज अगर सेकेंड हैंड गाड़ी आपके लिए एक ऑप्शन नहीं है तो देन यारिस इज श्योरली ए गुड ऑप्शन। अगर अब मैं गाड़ी को ग्रेड करूं तो मेरे हिसाब से गाड़ी ए ग्रेड स्कोर करती है और इस ग्रेड के लिए गाड़ी में रिट्रैक्टेबल मिरर्स, सीट हाइट एडजस्टर और क्रूज कंट्रोल को प्रेजेंट होना चाहिए था, या फिर एटलीस्ट ये सब टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट ATIV-X में ज़रूर होते। इसके साथ साथ गाड़ी के एक्सटीरियर लुक को बेहतर होना चाहिए था, स्पेशली फ्रॉम द साइड। और आई विश टोयोटा सेंटर कंसोल की पोजीशन को ठीक रखता। और टोयोटा पाकिस्तान की ये सोच कि अगर हमने टोयोटा यारिस में जो चीज़ें दे सकते हैं अगर वो दे दी तो कोरोला कौन लेगा, ये सोच मेरी समझ से बाहर है। एंड इन माई ओपिनियन दोनों गाड़ियों को अपनी अपनी जगह पे कैपेबल होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने रिट्रैक्टेबल मिरर्स दे दिए तो लोग ये सोचेंगे कि चलो अब मैं कोरोला नहीं लेता। सो जो कोरोला का बायर है जिसकी नीड स्पेशियस गाड़ी की है वो फिर भी कोरोला ही लेगा। सो ये रिट्रैक्टेबल मिरर्स ना देने से या फिर रेयर रूम में से आर्मरेस्ट निकाल लेने से कुछ नहीं होगा।